आज इस वीडियो के अंदर हम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर को डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लायर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या उसकी फंक्शनिंग है और ग्राफिकली हम किस तरह उसको समझ सकते हैं और लास्ट में क्या उसकी लिमिटेशंस या उसकी कंडीशंस हैं जिसमें वो काम करता है। देखिए, ये जो मल्टीप्लायर का कंसेप्ट था ये बेसिकली 1930s के अंदर एफ.ए. खान ने आइडिया दिया था इसका, मल्टीप्लायर का। मल्टीप्लायर क्या होता है, उन्होंने कहा था कि एम्प्लॉयमेंट जो है वो फर्दर मल्टीप्लाई करता है किसी इनिशियल एम्प्लॉयमेंट में। अगर आप थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट करेंगे यानी थोड़े से आदमियों को आप एम्प्लॉय करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट्स को मल्टीप्लाई करेगा, इक्विवेलेंट नहीं होगा, बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगा। फर्दर द सेम कॉन्सेप्ट वाज डेवलप्ड बाय केन्स। केन्स ने भी इस कंसेप्ट को डेवलप किया, लेकिन केन्स ने इसमें आइडिया थोड़ा सा अलग दिया। वो कहते हैं कि ओरिजिनल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एंड इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन द टोटल इनकम। और मैनी टाइम्स वो कहते हैं आप इनिशियली या कोई आपका इन्वेस्टमेंट पहले से है उसमें आप कुछ इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं, तो जाहिर है उस टाइम तो आप इनिशिएट कर रहे हो उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को। तो वो कहते हैं, केन्स कहते हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट या इनकम आपने किसी वक्त बढ़ाई, ओरिजिनली बढ़ाई, तो वो फर्दर इनकम को इंक्रीज करेगा, टोटल इनकम को, या आप उसको नेशनल इनकम कह रही है, उसको इंक्रीज करेगा मैनी फोल्ड्स, यानी कई टाइम। तो वहां जो खान ने कहा था, उन्होंने क्या कहा था कि एम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इसलिए जो खान का मल्टीप्लायर है उसको हम एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर कहते हैं। और इसी तरीके से जो केन्स का मल्टीप्लायर है उसको हम इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर कहते हैं। इन्वेस्टमेंट और इनकम मल्टीप्लायर कहते हैं। अच्छा, अब देखिए, एक बेसिकली है क्या ये जो मल्टीप्लायर है, जो केन्स ने इसको डिफाइन कहा, उन्होंने कहा कि टोटल इंक्रीज इन द इनकम आउटपुट, या आप कह लीजिए एम्प्लॉयमेंट इज मैनीफोल्ड द ओरिजिनल इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। जो एक ये कह लीजिए आप एक मेन आइडिया है मल्टीप्लायर का, वो क्या है कि जो आपकी इनकम या आउटपुट या एम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो रहा है और वो भी मैनीफोल्ड से इंक्रीज हो रहा है, कई टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, आप उसको कह लीजिए, वो रिजल्ट है एक ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में या इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के अंदर। ये किस तरह से काम करता है उसका हल्का सा मैं आपको एक आइडिया दूं कि सपोज कर लीजिए किसी ने 100 मिलियन डॉलर, रुपीस, कुछ भी कह लीजिए, या 100 करोड़ कह लीजिए, आप इन्वेस्टमेंट किया। किसी ने 100 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया। अब जाहिर है जब इन्वेस्टमेंट किया तो इनकम या आउटपुट इंक्रीज करेगा। कितना करेगा? वो इस थ्योरी के जरिए, मल्टीप्लायर थ्योरी के जरिए, वो 100 ही नहीं बढ़ेगा बल्कि मैनी टाइम्स में मोर देन द 100। से फॉर एग्जांपल इज इंक्रीज बाय 300 करोड़, यानी 100 करोड़ किया और 300 करोड़ हो गया। तो ये क्या हुआ, यहां जो हमारा मल्टीप्लायर निकल कर आया वो 3 टाइम्स। 3 यहां पर मल्टीप्लायर है। ऐसी एग्जांपल ले लीजिए कि 100 किया था और यहां पर जो हमारा रिजल्ट आया, जो इंक्रीमेंट आया, टोटल चेंज आया, टोटल इनकम के अंदर या आउटपुट के अंदर, वो 400 करोड़ आया। 400 कह लीजिए आप उसको, करोड़ या 1000 कुछ भी मान लीजिए, आप ले सकते हैं उसको, यूनिट को। 400 आया तो क्या होगा, उस केस में हमारा मल्टीप्लायर 4 हो जाएगा। यहां ये है क्या, अगर आप इस चीज को देखें, ये 100 क्या है, ये 100 बेसिकली चेंज है हमारी इनकम के अंदर। हमारी इनकम में
चेंज है, चेंज इन इनकम, और ये क्या है, सॉरी दिस इज चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये 100 जो है चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, और ये क्या है, चेंज इन इनकम और आउटपुट। 300 हमारा चेंज इन इनकम या आउटपुट आ गया, तो ये हमारा कितना निकल कर आया, ये निकल कर आया हमारा 3 एज ए मल्टीप्लायर। ठीक है, अब अगर आप इसको चेंज करें, तो अगर हम इसको लिखें तो ये क्या आ जाएगा हमारा, ये है हमारा चेंज इन इनकम, दैट इज डेल्टा वाई। बात को समझिए, कोई भी हमारी इनकम पहले थी, उसके अंदर 300 करोड़ मिल गया, तो ये चेंज आई ना, पहले से कुछ होगी। सपोज कर लीजिए पहले से हमारी 600 पहले से थी, और बाद में हमारी इनकम 900 हो गई, तो यहां चेंज कितना है, बल्कि इसको उल्टा लिखे तो आसानी होगी समझने में। हमारी 600 थी, अब हमारी 900 हो गई, तो 300 करोड़ यहां बढ़ गया ना। इसी तरीके से सपोज कर लीजिए यहां पर हमारा 200 इन्वेस्टमेंट पहले से था, ठीक है, अब इस साल हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ के 300 हो गया, तो हमारे यहां डिफरेंस कितना आया, 100 करोड़। तो ये जो चेंज आ रहा है इसको हमने डेल्टा ले लिया, ठीक है, तो ये डेल्टा वाई हो गया, यानी चेंज इन इनकम। और वो किसकी वजह से हुआ था, वो हुआ था चेंज इन इन्वेस्टमेंट की वजह से, चेंज इन इन्वेस्टमेंट। और वो इज इक्वल टू किसके आया था, 3 क्या है हमारा, मल्टीप्लायर के। तो ये हमारी इक्वेशन क्या आ गई मल्टीप्लायर की, हम भी कह सकते हैं मल्टीप्लायर इज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। यहां तक भाई समझ में आई है कि हमने मल्टीप्लायर के लिए लिया है। आ रही है यहां तक बात समझ में कि किस तरीके से हम इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। आगे इसको हम और इसका जो ओरिजिनल फार्मूला है उसको ड्राइव करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि ये बार बार जो मैं कह रहा हूं कि मैनी फोल्ड्स, मैनी टाइम्स, और द ओरिजिनल द टोटल इनकम विल इंक्रीज मल्टीपल टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, वो क्यों है। देखिए मैं एक छोटी सी स्टोरी टाइप की आपको बना के बताता हूं, थोड़ा सा आसानी होगी समझने में। सपोज कर लीजिए गवर्नमेंट ने 100 करोड़ डॉलर या रुपीस या जो भी करेंसी है वो इन्वेस्टमेंट किया। गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपीस सपोज कर लीजिए इन्वेस्टमेंट किया, तो उससे क्या होगा, जब 100 करोड़ एक इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट कहां जाएगा, होगा क्या इसका, ये बेसिकली इस वक्त तक गवर्नमेंट की कॉस्ट है, गवर्नमेंट को इतनी कॉस्ट आई है, लेकिन ये जा कहां रही है, ये 100 करोड़ गवर्नमेंट रोड बनाएगी, ब्रिजेस बनाएगी, हॉस्पिटल्स बनाएगी, जो भी पब्लिक वर्क्स हैं उनमें खर्च करेगी। तो ये पैसा कहां जाएगा, अगर रोड बन रहा है तो लेबर को जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर को जाएगा, इंजीनियर्स को जाएगा, हॉस्पिटल बन रहा है तो वहां पर लेबर वगैरह को जाएगा, ठीक है। तो ये जो 100 करोड़ कॉस्ट है बेसिकली ये इंजीनियर्स, लेबर्स, स्टाफ, कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब की इनकम बन जाएगी। तो यानी ये टोटल इनकम हो जाएगी, या आप इसको नेशनल इनकम कहें तो ज्यादा बेहतर है, ये नेशनल इनकम बन जाएगी 100 करोड़, ठीक है। अब इस 100 करोड़ का जो लोगों ने रिसीव किया इसको, यानी कॉन्ट्रैक्टर को मिला, लेबर को मिला, इंजीनियर को मिला, स्टाफ को मिला, वो क्या करेंगे, इसको रख तो लेंगे नहीं, कुछ पार्ट रखेंगे इसका, लेकिन ज्यादा से ज्यादा पार्ट वो क्या करेंगे, इससे कंज्यूमर गुड्स पर खरीदेंगे, कंज्यूमर गुड्स को खरीदेंगे। मुझे तनख्वाह मिलती है तो मैं जाकर बच्चों के लिए सामान लेता हूँ, अपने लिए लेता हूँ, खाना लेता हूँ, पेट्रोल पड़ाता हूँ गाड़ी में, बहुत सारे काम होते हैं। तो जाहिर है उस मेरी जो सैलरी होती है उसमें से एक मेजर पार्ट जो होता है वो क्या होता है, कंजम्पशन, और जो थोड़ा सा बचता है मैं उसको सेव कर लेता हूं,
ठीक है, तो जो मैं खर्च करता हूं वो मेरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। यहां सपोज कर लीजिए 100 में, ये 100 अब इनकम बन गई सारे लोगों की, जिनको ये तनख्वाह वगैरह मिली, वेजेस मिली, सैलरी मिली, उनकी तनख्वाह हो गई। अब इस 100 में से अगर आप मान के चलें कि हमारी जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो 4/5 है, या उसको 80% कह लीजिए आप, मान के चल रहे हैं हम कि 4/5 यानी 80% मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। इसका मतलब इस 100 के 80% पार्ट कंज्यूमर गुड्स पर खर्च कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी ये 100 है नेशनल इनकम हमारी, इसको यहां ना लिखें, इसको नीचे लिख देते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारी 4/5 यानी 80% है। अब ये 100 रुपीस में से, 100 करोड़ रुपीस में से 80 करोड़ या 80% कंज्यूमर गुड्स पर खत्म कर दिया गया। जब आपने कंज्यूमर गुड पर वो खत्म किया तो वो आपने कुछ सामान खरीदा, मैंने जो सामान खरीदा उससे फिर वहां जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी मिल जाएगी। जो प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स मैंने खरीदी हैं वो उनके जो प्रोडक्ट कंज्यूमर गुड्स को बना रहे हैं उनको पेमेंट चला जाएगा, सैलरी चली जाएगी, वेजेस चली जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टर हैं तो उनको पेमेंट हो जाएगा, इंटरेस्ट चला जाएगा, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उनका रिवॉर्ड मिल जाएगा उन्हीं पैसे में से। तो इसका मतलब वो जब उनकी इनकम बन गई तो वो पोर्शन फिर नेशनल इनकम में ऐड हो गया। इसका मतलब अब यहां पर 80% यानी 80 करोड़ फिर नेशनल इनकम के अंदर ऐड हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। आप फर्दर मानकर चलिए कि अब जब ये 80 करोड़ लोगों के पास पहुंच गया, उनकी इनकम बन गई, अब वो इस 80 करोड़ से क्या करेंगे? अगेन दे विल सेव अ लिटिल पार्ट ऑफ दिस इनकम एंड रिमेनिंग दे विल स्पेंड ऑन द कंज्यूमर गुड। सेम फिर वो करेंगे तो क्या होगा? हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है? 80%, दैट इज 4/5। 80% का 4/5, 80 का 4/5 यानी 80% कितना हो जाएगा? 64। यानी अगेन 64 करोड़ एडिंग टू दी national income. Now the national income will become 100 plus 80 plus 64 and so on. लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहां पर हर स्टेप पर हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है, प्रोग्रेस कर रही है, लेकिन लेस, घटती जा रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ दी सेविंग्स। हर टाइम पीपल कुछ सेव कर लेते हैं। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉर 80% है, दैट मींस 20% in each part of this income will be saved. बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से हम कहते हैं कि मल्टीप्लायर जो है वो ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को मल्टीपल टाइम्स बढ़ाता है इनकम की फॉर्म में। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया 100, वो 100 इनकम बना, फिर उसके अंदर से 20% सेव करने के बाद 80% फिर सैलरी की फॉर्म में किसी को मिल गया, फिर वो इनकम में जुड़ गया, उसके अंदर से वो 20% सेव करके 80% फिर सैलरी की फॉर्म में मिल गया, इनकम की फॉर्म में आ गया, और इनकम वो फिर आगे टोटल इनकम में जुड़ गई। तो जो हमारी टोटल इनकम है, नेशनल इनकम है, वो एक इन्वेस्टमेंट के बदले में मैनी फोल्ड्स, मैनी टाइम्स इंक्रीज करती है। ठीक है, अब हम देखें कि किस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ड्राइव करते हैं, मींस डेरिवेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ओके, तो देखिए मैंने यहां इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ड्राइव किया हुआ है, जिससे मैंने पहले इसको ड्राइव कर लिया ताकि समझाने के लिए आसान रहे। देखिए ये हमने शुरू में अपनी चेंज इन इनकम देखी थी, 100 प्लस 80 प्लस 64 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इसको अगर हम ड्राइव करें फर्दर तो हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाई 4/5, यानी 80%। हमने 4/5 किया था, हमने बताया था 0.8 निकल कर आएगा, 0.8 का मतलब 80% है। तो अगर हम 100 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा 100 का 80% होगा वो 100 मल्टीप्लाइड बाई 4.5। इसी तरीके से जब हम इसको फर्दर लिखते चले जाएंगे तो जैसे 64 आएगा तो 100 मल्टीप्लाई बाई 4/5 स्क्वायर,
फिर अगर हम आगे उसको इसी को और आगे लेके चलेंगे 100 मल्टीप्लाइड बाई 4/5 क्यूब, देन 100 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 पावर 4। इस तरीके से ये हमारी एक सीरीज बनेगी। इस सीरीज को अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां से 100 को हम कॉमन ले लेते हैं, हर जगह से 100 हमारे पास कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचा क्या, जहां 100 था वहां 1 बचा, यहां 4/5, यहां 4/5 स्क्वायर, 4/5 क्यूब एंड 4/5 की पावर 4। अब देखिए ये क्या चीज है, ये बेसिकली हमारी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनकर आ गई। ये जो हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को हम लिख सकते हैं यहां पर, इसी को हम चेंज इन इनकम, नेशनल इनकम इज 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/1/4/5, 1/1 माइनस 4/5। ये हमारी एक और इक्वेशन बनकर आ गई। 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस 4/5, ये तो एक इक्वेशन होगी जिसको हम आगे यूज करेंगे। अब अगर हम इसको ही सॉल्व करेंगे तो ये हमारा, अगर हम इसको माइनस कर देंगे 4/5 में से 1/5 आ जाएगा, तो हमारा 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 यही आ गया लाइन, ये हमारा 1/5 आएगा, तो 1/5 आएगा। जब हम इसका रेसिप्रोकल करके इधर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 बचेगा, और इस 5 को जब हम इस 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, व्हाट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दैट वाज 100। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हमारा क्या था, दैट इज 4/5। और हमारा इनकम कितनी आई, 500। दैट मीन्स if the marginal propensity to consume is 4.5, then the investment of rupees 100 crores leads to the increase in the national income by 500 crore। अब इस फॉर्मूले को यूज करके हम मेन फॉर्मूले पर पहुंचने के, मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या है। देखिए ये तो हमारी है डेल्टा वाई, 100 क्या है हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था, शुरू में ही हमने लिखा था इसको डेल्टा आई, ठीक है, डेल्टा आई हम लिखा, चेंज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाई 1/1 माइनस, ये क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बार बार हम बोल रहे हैं इसको, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। थोड़ा सा हम इसके सीध में कर लें इसको, थोड़ा सा मल्टीप्लाइड ठीक है, इसी को हमने लिखा है डेल्टा वाई को डेल्टा वाई इस तरह रखा है। 100 हमारा डेल्टा आई था, यानी चेंज इन इन्वेस्टमेंट था, चेंज इन इन्वेस्टमेंट लिख लिया, मल्टीप्लाइड 1/1 माइनस 4/5 हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, ठीक है। अब देखिए इसको अगर हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा यहां पर, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई इज इक्वल टू 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शुरू में हमने एक इक्वेशन देखी थी जहां पर हमारा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई था, वो क्या था, यहां पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई हमारा मल्टीप्लायर था के। हमने पहले भी, आप इसी वीडियो में देखिए, थोड़ा सा पीछे हटके हमने इसको कैलकुलेट किया था, वो हमारा मल्टीप्लायर था के। तो यानी अब यहां पर ये हमारा के जो आ गया मल्टीप्लायर, ये इज इक्वल टू हो गया 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के जरिए हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, देखिए क्या बनकर आया है हमारा, अब 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लायर का फॉर्मूला निकल कर आ गया। ठीक है, अच्छा होता क्या, ये बेसिकली हमारा एक रेसिप्रोकल है 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का। ठीक है, हम ये जानते हैं सेविंग क्या होती है हमारी। सेविंग जो होती है इनकम माइनस कंजम्पशन। 100 इनकम थी, 100 इनकम थी एग्जाम्पल में, 80 कंजम्पशन था, सेविंग कितनी हुई 20। ठीक है, तो 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो हमारा, यानी ये हमारी कंजम्पशन है, ये हमारी इनकम है, तो 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है, ये 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेसिकली जो बचेगा वो आएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। हमारा सेविंग क्या होती है, इनकम में से हमने कंजम्पशन निकाल दिया, ये हमारा कंजम्पशन है, ये हमारी इनकम निकल कर आ रही है। 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इक्वल टू होगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब ये 1 माइनस एमपीसी की जगह हम एमपीएस लिख देंगे, तो हमारा मल्टीप्लायर एक और तरीके से किस तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है, 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आ रही है बात समझ में। ये हमारा अभी हमने फॉर्मूला ड्राइव किया, इसको हम लिख सकते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी हमारा 1 माइनस एमपीसी, जब हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी कंजम्पशन को जब हम इनकम में से निकाल देंगे तो जो बचेगा वो हमारी सेविंग होगी, दैट इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। और ये इसकी जगह 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की जगह हम 1 अपॉन मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव लिख देंगे। ये हमारा और फार्मूला है जिसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये मल्टीप्लायर फिगर के जरिए किस तरीके से निकाला जा सकता है, इसको आप समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एज यूजुअल मैं फिगर बनाता हूं, पहले फिगर बनाकर फिर हम वापस आते हैं और फिर देखते हैं कि फिगर के जरिए किस तरीके से मल्टीप्लायर को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब इस फिगर के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से केन्स इनकम मल्टीप्लायर काम करता है। देखिए मैंने ये फिगर बनाई है, यहाँ पर ये नेशनल इनकम ली है हमने एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर हमने एग्रीगेट डिमांड ली है। ये जो हमारा कर्व है ये हमारा 45 डिग्री पर इनकम कर्व है, y इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो हमारी टोटल इनकम है ये। ठीक है, ये रेड वाला कर्व जो है ये कंजम्पशन कर्व है, और इस कंजम्पशन कर्व ही पर हमने मार्जिनल, क्योंकि ये कंज्यूम करने वाला कर्व है तो इस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यही लेंगे। तो ये जो हमने पोर्शन लिया है यहाँ पर, ये हमारा 0.5 मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। आपने फिगर्स में कई जगह देखा होगा इस तरीके से एक कर्व बना होता है, एक चेंज लिखा होता है, उसमें कंफ्यूज मत होइए। जो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये बेसिकली हमारे एक्स एक्सिस के बराबर होती है, यानी यहाँ पर ये चेंज है, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन होती है ये वाई एक्सिस पर चेंज होता है। तो हमने ये यहाँ पर दिया कि यहाँ पर ये हमारी इनकम में चेंज है और यहाँ डिमांड में चेंज है। वो कितना है 0.5, जो हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। अब देखिए ये जो हमारी ब्लू वाली लाइन है ये हमारी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट यानी डिमांड कर्व है हमारे। ये हम कंजम्पशन के लिए डिमांड करते हैं या इन्वेस्टमेंट के लिए। हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें मिलेगा वो कहां मिलेगा कि जहां हमारा कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट दैट इज डिमांड कर्व कट्स द 45 डिग्री लाइन दैट इज इनकम कर्व। जहां पर हमारा इनकम कर्व और डिमांड कर्व, एग्रीगेट डिमांड कर्व कट करेगा वो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, एंड इन दिस केस E इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब E जो कि क्योंकि हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो यहां से हमने एक लाइन खींची और हमें नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मिल गया। यहां हमने नेशनल इनकम को डिटरमिन कर लिया। अब हमारी नेशनल इनकम यहां कितनी है OY1 हमारी नेशनल इनकम
है। क्लियर है यहां तक? ये हमारा इनकम कर्व है, इनकम कर्व है, ये हमारा डिमांड कर्व है, ये दोनों यहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां से लाइन खींच के हमें नेशनल इनकम को डिटरमिन हमने कर लिया। ठीक है, अब मानिए अब हमने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, हमारा जो ये इन्वेस्टमेंट है इसको हमने बढ़ाकर ई से एच कर दिया, यानी ये पोर्शन हमारा बच गया। पहले हमारा इन्वेस्टमेंट कितना था y1e, अब हमारा हो गया y1h, तो y1h माइनस y1e हमारा ये पोर्शन निकल कर आ गया EH। EH बेसिकली क्या है? चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ये जो पोर्शन है ये हमारे इन्वेस्टमेंट में चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको डेल्टा आई कहा है। जब हमने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया, ऊपर एच तक किए, तो जाहिर है वहां पर हमें एक लाइन, डिमांड लाइन खींचना होगा, डिमांड कर्व बनाना होगा। हमने अपने ओरिजिनल डिमांड कर्व के पैरेलल एच से एक लाइन खींची जिसको हमने नाम दिया C+I डैश, यानी कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट डैश सेकंड है। ठीक है, ये हमारा दूसरा डिमांड कर्व है जिसने 45 डिग्री लाइन को F पर कट किया है। दूसरी लाइन हमने खींची जिसने 45 डिग्री यानी इनकम लाइन को F पर कट किया है। जब F से हमने अपने y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींची तो हमें एक दूसरा पॉइंट मिला, नेशनल इनकम मिली y2, यानी अब हमारी इनकम हो गई, नेशनल इनकम हो गई OY2। पहले क्या थी? OY1, यानी अब हम OY1 में से OY2 में से OY1 को जब हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास Y1 Y2 बचेगा, दैट इज चेंज इन इनकम। इसको हमने डेल्टा Y नाम दिया। समझ रहे हैं बात को? हमने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, जब इन्वेस्टमेंट बढ़ गया तो वहां हमने एक दूसरी लाइन खींची जिसको लाइन ने हमारी इनकम लाइन को F पर कट किया, वहां से हमने लाइन खींची तो Y2 आया, यानी Y2 अब हमारा नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन है जो कि OY1 से OY2 हो गया, तो ये चेंज इन इनकम हो गया। अब यहां देखने वाली बात यह है कि ये जो हमारी चेंज इन इनकम है ये ज्यादा है बनिस्बत चेंज इन इन्वेस्टमेंट के। हमारी जो चेंज इन इन्वेस्टमेंट है वो कम है। हमारे यही तो थ्योरी थी, मल्टीप्लाई थ्योरी क्या है? थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट, जो भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे इनकम मल्टीप्लाई करेगी, दैट इज कॉल्ड इट इज ए मल्टीप्लायर। यहां पर जो हमारी इनकम है उससे जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उससे हमारी इनकम मल्टीप्लाई कर गई है। और अगर आप इसको ओरिजिनली ग्राफ पर बनाएंगे और इसको चेक करेंगे, मेजर करेंगे, तो ये डबल होगी। डबल इस वजह से भी होगी क्योंकि हमने यहां पर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.5 लिया है। और अगर इसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, फार्मूला क्या था हमारा? मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यही हमारा फार्मूला है। अब यहां हमने क्या किया? 1/1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? 0.5, दैट इज हाफ, 1.5, यही तो बनकर आया हमारा। ठीक है, अब अगर आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे तो 1/1 माइनस हाफ बचेगा, ये हाफ आ गया, फिर इसका रेसिप्रोकल इधर कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 बचेगा। तो मल्टीप्लायर क्या आ गया हमारा? 2। इस 2 का क्या मतलब है कि इंक्रीज इन द इनकम इज डबल ऑफ द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। यही मल्टीप्लायर को प्रूव करने का रीजन था। यही इस तरीके से हमने, जब हमारा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाफ है उस केस में हमारा मल्टीप्लायर 2 होगा, इसीलिए हमारी यहां चेंज इन इनकम डबल है बनिस्बत चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दैट इज ए मल्टीप्लायर। ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लायर के बारे में हो गया, फार्मूला डेरिवेशन हो गया, फिगर के थ्रू भी हो गया। मुझे उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम एक बात कर लें कि इसमें कुछ कंडीशंस भी होती हैं, कुछ अजम्पशंस वगैरह होती हैं जिन कंडीशन के अंदर ये मल्टीप्लायर काम करता है। तो उसमें बहुत सारी हैं, जैसे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार चेंज नहीं होगा। जो आपकी थ्योरी के दौरान आपने सेट किया है वही रहेगा।
ठीक है। सेकंड, हमारा जो मल्टीप्लायर पीरियड है वो इमीडिएट है। ऐसा नहीं है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया उसके बाद आप काफी टाइम लैग देंगे, टाइम दीजिए बीच में, उसके बाद फिर मल्टीप्लायर का इफेक्ट आएगा। नहीं, द मोमेंट यू मेक द इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली यू गेट द रिजल्ट। तो इस केस में इसी वजह से हम इसको इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लायर भी कहते हैं, जो केन्स का मल्टीप्लायर है, क्योंकि उसमें पीरियड नहीं है, गैप नहीं है मल्टीप्लायर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाने में और उसके रिजल्ट में, मतलब इमीडिएटली रिजल्ट आता है, इसीलिए हम इसको इंस्टेंटेनियस मल्टीप्लायर भी कहते हैं। तीसरी चीज यह है कि इन्वेस्टमेंट रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट को रोक देंगे तो जाहिर है आगे इनकम मल्टीप्लाई होना बंद कर देगी। चौथी चीज आपकी है, आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो नेट इंक्रीज होना चाहिए, मींस देयर इज ए नेट इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट। आप ये सोचेंगे कि वो आप साइकिल बनाएं उसकी, एक तो काम नहीं करेगा। पांचवी चीज इफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, यानी आपका जो प्रोडक्शन लाइन है वो इफिशिएंट होना चाहिए। किसी वक्त भी इन्वेस्टमेंट किया तो आपको इमीडिएटली प्रोडक्शन चालू करना होगा, तो आपका जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो एकदम इफिशिएंट रहना चाहिए। जैसे ही काम इन्वेस्टमेंट किया गया फौरन प्रोडक्शन चालू हो गया और उससे इनकम बढ़नी चालू हो गई। नेक्स्ट, क्लोज्ड इकोनॉमी है। यहां पर हमारे पास जो इकोनॉमी है उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, इंटरनेशनल ट्रेड को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये क्लोज इकोनॉमी के अंदर है। और आखिरी बात मैं बताऊं आपको कि यहां पर हम मानकर चलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट सीलिंग आती है एक जगह, यानी जब आपका मल्टीप्लायर काम कर रहा है उस वक्त आपकी रिसोर्सेस आइडल हैं, उस वक्त आपकी रिसोर्सेस फुल एम्प्लॉयमेंट पर नहीं है, फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है। जैसे मल्टीप्लायर काम करेगा तो वो एम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा उनका, और जहां भी हमारी सारी रिसोर्सेज फुली एम्प्लॉयड हो गई वहां मल्टीप्लायर का काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लायर उसी वक्त तक काम करता है जब तक आपके पास रिसोर्सेज आइडल होती हैं। ठीक है, तो ये कुछ अजम्पशंस थे जिससे आपको थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। इनको सब जब आप मल्टीप्लायर को थ्योरी को पढ़ें तो इन अजम्पशंस को ध्यान में रखिए तो समझने में थोड़ी सी आसान हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आज इस वीडियो में हम लोग कंसेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर को डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लायर को डिस्कस किया था, इस वीडियो में हम लोग एक्सेलरेटर को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये एक्सेलरेटर का जो कंसेप्ट बेसिकली मल्टीप्लायर केन्स ने डिस्कस किया था, लेकिन एक्सेलरेटर उसके काफी दिन बाद आया, यानी जब केन्स का एरा निकल गया, बाद के जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने एक्सेलरेटर के आइडिया को डेवलप किया। कब? जिस वक्त हमारी इकोनॉमी के अंदर थ्योरीज ऑफ ट्रेड साइकिल या थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ डिस्कस की जा रही थी। जिस वक्त ये थ्योरीज इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड साइकिल की थ्योरीज डिस्कस की जा रही थी, उस वक्त एक आइडिया आया कि एक्सेलरेटर भी कोई चीज होती है, यानी किस तरीके से एक लेवल ऑफ इनकम एक्सेलरेट कर देती है कैपिटल गुड्स को, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, देखिए वैसे तो अगर आप एक तरीके से आप माने कि ये एक्सेलरेटर और मल्टीप्लायर राइवल नहीं है एक दूसरे के, दोनों पैरेलल चलते हैं, लेकिन द एक्सेलरेशन प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब द इफेक्ट क्वाइट अपोजिट टू द मल्टीप्लायर। होता क्या है, मल्टीप्लायर में हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लायर क्या करता है? It refers to the phenomenon whereby a change in the injection of expenditure, यानी हम कोई भी एक्सपेंडिचर चल रहा है उसके अंदर अगर हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं, इट कुड बी द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इट कुड बी द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या आप कह लीजिए कि हम एक्सपोर्ट को बढ़ा रहे हैं, कोई भी एक्सपेंडिचर हो, वो क्या करता है? इट लीड्स टू द प्रोपोर्शनेटली लार्जर चेंज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम। यानी आप कह सकते हैं कि मल्टीपल चेंज इन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, यानी आपने थोड़ा सा एक्सपेंडिचर बढ़ाया, उससे आपकी जो नेशनल इनकम है वो मल्टीप्लाई हो जाती है। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मल्टीप्लायर में, ये आप पीछे चाहे तो वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम एक्सेलरेटर की बात करें तो वो क्या है? एक्सेलरेटर का जो प्रिंसिपल है वो कहता है कि चेंज इन द लेवल ऑफ
करंट इनकम, जो अभी हमारी इनकम है, लोगों के पास जो इनकम है, अगर हम उसको उसके लेवल को चेंज करते हैं तो वो क्या करेगा? इट्स लीड्स टू द चेंज इन आउटपुट ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। कैसे? क्योंकि हमारे पास इनकम बढ़ेगी तो हम डिमांड को बढ़ाएंगे, डिमांड बढ़ेगी तो उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जब उनका प्रोडक्शन बढ़ेगा तो हमें प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, मशीनें खरीदनी पड़ेंगी, रॉ मटेरियल खरीदना पड़ेगा, तो होगा क्या? इट लीड्स टू द प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर और यू कैन से एक्सेलरेटेड चेंज इन द आउटपुट ऑफ कैपिटल गुड्स। हम जब थोड़ा सा लेवल ऑफ इनकम को बढ़ाते हैं, जो करंट इनकम है उसको हम थोड़ी सी बढ़ाया हमने, तो उससे क्या होगा? उसकी वजह से जो हमारी डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स है वो कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। इसी को कहते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट कर दी है डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स। हमने इनकम बढ़ी, अगर पीपल्स की इनकम बढ़ेगी तो वो क्या करेंगे? वो डिमांड बढ़ाएंगे। जब उनकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट के अंदर प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए, जब प्रोडक्ट ज्यादा चाहिए होगा तो कैपिटल गुड्स चाहिए उसके लिए, यानी बनाने के लिए हमें मशीन्स और चाहिए। तो कहने का यहां पर तात्पर्य क्या है कि जितनी आपने लेवल ऑफ इनकम बढ़ाई है उससे कई गुना ज्यादा कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, एक्सेलरेट करती है। यहां पर पर्टिकुलर लेवल नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रही है। यानी लेवल ऑफ इनकम जब आप बढ़ाएंगे तो डिमांड फॉर दी प्रोडक्ट डिमांड फॉर दी कैपिटल गुड्स इंक्रीजेस, वो ज्यादा बढ़ेगी बनिस्बत इनकम के। या आप दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि द प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन स्टेट्स दैट if the demand for the consumption goods rises, there will be an increase in the demand for the इक्विपमेंट, मशीन्स, जो भी आपके जो मशीनें हैं जो उस प्रोडक्ट को बनाती हैं। लेकिन यहां देखने वाली क्या चीज है कि डिमांड फॉर द मशीन्स विल इंक्रीज एट ए फास्टर रेट देन द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड। कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ने से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, लेकिन जिस रेट से आपकी कंज्यूमर गुड की डिमांड बढ़ती है उससे कहीं ज्यादा रेट से कैपिटल गुड्स की डिमांड बढ़ती है। दैट इज कॉल्ड ए प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब देखिए यहां इससे एक बात समझ में आती है कि इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट को एक फंक्शन बनाता है रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। यानी जो लेवल ऑफ इनकम है, इनकम, इसको एक फंक्शन बनाता है किसका? रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, ये हमारा एक्सेलरेशन है। लेकिन यह देखने की चीज क्या है कि लेवल ऑफ इनकम को फंक्शन बना रहा है रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। यहां पर लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। लेवल ऑफ कंजम्पशन नहीं है, रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। यानी एक लेवल ऑफ कंजम्पशन क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना कंजम्पशन है, ठीक है, वो नहीं है, बल्कि किस रेट से चेंज हो रहा है, पहले क्या था और अब कितना हुआ, ये फंक्शन बनता है लेवल ऑफ इनकम का, जिसको हम एक्सेलरेशन या प्रिंसिपल ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अगर इस बात को मान के चले तो हमारा एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट क्या हो गया? हम अगर ये माने कि ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन के अंदर, तो जो हमारा फंक्शन बनकर आया वो क्या बनेगा? रिलेशन बिटवीन द डिमांड फॉर द कंजम्पशन गुड्स एंड द डिमांड फॉर द मशीन्स। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बन के आया। तो जो हमारा एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट है, हम एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट को v से लिखते हैं, v से जाहिर करते हैं इसको। ये हमारा क्या बनकर आ जाएगा? चेंज इन इन्वेस्टमेंट अपॉन चेंज इन कंजम्पशन। ये तो मैंने बताया
इस तरीके से जो हमारा एक्सेलरेशन है ये एक फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द डिमांड फॉर द कंजम्पशन गुड टू द डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड या डिमांड फॉर मशीन्स कर लीजिए आप, ठीक है। तो यानी अब ये हमारी जो क्या कहते हैं एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट है वो एक रेशियो है बिटवीन द चेंज इन इन्वेस्टमेंट टू द चेंज इन कंजम्पशन। यहां पर जो हमारा v है वो क्या है, एक्सेलरेशन कोएफिशिएंट। जो हमारा डेल्टा i है वो है हमारा नेट चेंज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, और जो हमारा डेल्टा c है वो है नेट चेंज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ओके, अच्छा, एक्सेलरेटर की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 1 भी हो सकती है या लेस देन 1 भी हो सकती है। 1 भी आती है और लेस देन 1 भी आती है। रियल वर्ल्ड में होता क्या है, एक्चुअली ये सही है कि अगर रियल वर्ल्ड में कि अगर आप एक्सपेंडिचर थोड़ा सा बढ़ाते हैं तो कैपिटल गुड्स पे एक्सपेंडिचर ज्यादा बढ़ता है बनिस्बत आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे, जहां आपकी हल्की सी इनकम चेंज होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो एक्सेलरेटर है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। हाँ, कुछ केसेस में ऐसा होता है कि वो 0 हो जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ने पर भी कैपिटल गुड्स की डिमांड बिल्कुल ना बढ़े, तो जाहिर है उस केस में जो हमारा एक्सेलरेटर है वो 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, यानी हम ये मान के चलें कि इसका मतलब कि अगर किसी इकोनॉमी में कैपिटल गुड्स का यूज ही नहीं है तो एक्सेलरेशन है ही नहीं वहां पे। हाँ, देयर वुड बी नो एक्सेलरेशन इफेक्ट्स इन एन इकोनॉमी इफ in the economy there is no use of any capital goods। हाँ, of course ये एक रेयर और एक ऐसी सिचुएशन है जो जनरली रियल वर्ल्ड में नहीं होती है, तो आप इसको रियलिटी से मत कनेक्ट कीजिए। लेकिन हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये होता है कि मोर कैपिटलाइज द मेथड ऑफ योर प्रोडक्शन और ग्रेटर मस्ट बी द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर। अगर आपकी इकोनॉमी जो है वो मोर कैपिटलाइज्ड है तो आपकी इकोनॉमी में एक्सेलरेटर भी ज्यादा होगा, यानी वैल्यू ऑफ एक्सेलरेटर भी ज्यादा होगी। तो हम इसको कैपिटल आउटपुट रेशियो से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये होता है। हम कुछ वेरिएबल्स लेके चलेंगे, जैसे y हमारी लेवल ऑफ इनकम है, आउटपुट है, लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। कि हमारा कैपिटल हो जाएगा, y इनकम हो गई, और v जो है वो हमने अभी यहां मैंने मिटाया। v क्या था, बेसिकली हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो था, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ठीक है। अब हम ये मानकर चलते हैं कि हमें, और t जो स्मॉल t है ये टाइम हो जाएगा, हम ये मानकर चल रहे चीजों में। अब देखिए, अब एक सिचुएशन है कि हमारे पास कैपिटल आउटपुट रेशियो है। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या हो गया, v इज इक्वल टू k अपॉन y, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो हमारा क्या है, v है, वो है क्या, कैपिटल डिवाइड बाय आउटपुट, वो जब भी तो हमें कैपिटल आउटपुट रेशियो मिलेगा, ठीक है। अब अगर हम इसी को सिर्फ ड्राइव करें तो हम k की वैल्यू निकाल लेंगे यहां पर, k इज इक्वल टू y, सॉरी vy, k इज इक्वल टू vy, यानी अब हम ये कह सकते हैं कि कैपिटल हमारा क्या है, वो फंक्शन है इनकम का, आउटपुट का कैपिटल आउटपुट रेशियो के हिसाब से, उससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अच्छा, यहां पर हमारा टी टाइम, यानी पर्टिकुलर किसी ईयर में तो हम बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टाइम हम लेंगे ना, फाइनेंशियल ईयर 2018, 19, 19, 20 कोई भी हम लेंगे, तो यानी इसको हम के टी कर लेंगे और इसको हम वाई टी कर लेंगे। ये हमारा अब टाइम के साथ बनकर आ गया, ये हमारी एक इक्वेशन बन गई, ठीक है। ये एक चीज हुआ हमारा। अब हम एक्सेलरेटर की थ्योरी मानकर चलें तो वहां पर वो इस कैपिटल आउटपुट रेशियो को कांस्टेंट मानकर चलते हैं, यानी एक अजम्पशन है हमारा थ्योरी ऑफ एक्सेलरेशन के अंदर कि वहां कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट होता है। जब कैपिटल आउटपुट रेशियो कांस्टेंट है तो इसका मतलब आउटपुट में चेंज उसी वक्त आएगा जब कैपिटल में चेंज आएगा। यानी अगर हम इसका तो कोई कुछ काम रहा नहीं, क्योंकि ये तो हमारा फिक्स हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब
इनकम YT जो है वो कब करेगी, वो जब चेंज होगी विद द चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। यानी हमें कोई भी आउटपुट चाहिए, उसके लिए स्टॉक ऑफ कैपिटल पर टाइम पीरियड होना लाजिम है। इनकम आउटपुट पर पीरियड निकालने के लिए हमें कैपिटल पर पीरियड लाना लाजिम है। ये एक पर्टिकुलर ईयर का हो गया। अच्छा, यहां पर रेट ऑफ चेंज की हम बात करते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे? अब रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है कि हमें प्रीवियस ईयर की वैल्यू चाहिए जो फिर इस ईयर की, यानी इस ईयर की वैल्यू में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें रेट ऑफ चेंज मिल जाएगा। यानी अब इसको हम लिख सकते हैं कि T-1। T-1 का मतलब हो गया, ये T करंट ईयर है, -1 पिछली वाली यानी लास्ट ईयर, इज इक्वल टू VYT-1। ठीक है, ये एक इक्वेशन हमारे पास निकल के आई। यानी अब हमारे पास रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल जो होगा वो होगा KT-1 इज इक्वल टू YT-1 प्रीवियस ईयर का। ठीक है, इस ईयर का तो ये हो गया स्टॉक ऑफ कैपिटल हमारा, और प्रीवियस ईयर का स्टॉक ऑफ कैपिटल ये हो गया। समझ रहे? तो ये इक्वेशन हमें क्या बता रही है? ये बता रही है कि हमारा KT-1 से KT चेंज हुआ है कैपिटल, और आउटपुट हमारा YT-1 से YT चेंज हुआ है। यानी ये हमारा चेंज होने से हमारा इतना कैपिटल चेंज हुआ है। ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। हम वैल्यू कैसे निकालेंगे, चेंज कैसे निकालेंगे हम, यानी प्रीवियस ईयर से इस ईयर तक चेंज कितना आया है, उसके लिए हम क्या करते हैं, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर की वैल्यू को माइनस कर देते हैं। अच्छा, क्योंकि ये इक्वल है तो इनको इधर ही माइनस कर देंगे और इनको इसी साइड माइनस कर देंगे। तो अब हम लिख सकते हैं इसको KT-1 इज इक्वल टू VYT-1। ये वैल्यू बनकर आ गई हमारी। ठीक है, अब हम इसी को आगे अगर ड्राइव करें तो इसमें से अब हम KT-1 को हम ऐसे ही लिख देंगे, KT-1 इज इक्वल टू, यहां हम V कॉमन ले लेंगे। जब हम V कॉमन ले लेंगे तो यहां क्या बचेगा, YT माइनस YT-1। ठीक है, यहां तक इक्वेशन ये समझ में आ रही है, सिंपल है। अब देखिए ये जो हमारा है KT-1, ये क्या है, इट बेसिकली रिप्रेजेंट दी इन्वेस्टमेंट इन दैट ईयर। जो पर्टिकुलर ईयर है ये चेंज हो रहा है ना, पिछले ईयर से इस ईयर में हमारा कितना कैपिटल हो रहा है, तो ये बेसिकली हमारा इन्वेस्टमेंट में चेंज है। तो ये है क्या, ये है तो हमारा इन्वेस्टमेंट ही। तो इसको हम क्या कहेंगे, हमारा इन्वेस्टमेंट। यानी इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या है हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशियो मल्टीप्लाइड बाई आउटपुट पर टाइम पीरियड माइनस आउटपुट ऑफ लास्ट ईयर। ठीक है। अच्छा, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। आप कोई कंपनी प्रोडक्शन यूनिट चला रहे हैं, वहां आपने बहुत सारी मशीनें लगा रखी हैं, तो जाहिर है आप जो मशीनें खरीद रहे हैं प्रोडक्शन के लिए वो तो एक अलग एक आपके एक्सपेंसेस हैं, लेकिन जो आपकी मशीनें चल रही हैं उसमें भी कुछ मशीनें आपको चेंज करनी पड़ती हैं। कभी कभी कोई मशीन ख़राब हो गई, किसी में कोई डिफेक्ट आ गया, किसी में कुछ डिफेक्ट आ गया, तो एक रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट भी होता है जिसको हम आर कहते हैं, ये भी इसमें लगाया जाएगा। और जब हम आर इसमें लगा देंगे तो हमारा ये इन्वेस्टमेंट कहलाएगा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। यानी अब आपकी ये इक्वेशन बनकर आ गई कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, कैपिटल आउटपुट रेशियो से हम मल्टीप्लाई करते हैं YT माइनस YT-1 प्लस R। ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, ये बताती है कि हमारा जो बेसिकली
इनकम है वो जब YT1 से YT पर चेंज होती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा चेंज होता है। कितने टाइम ज्यादा होता है? V टाइम्स। मींस द इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट इज V टाइम मोर देन द चेंज इंक्रीज इन द आउटपुट इनकम। यही तो एक्सेलरेटर है। एक्सेलरेटर हमारे यही तो बताता है कि जब आप इनकम को बढ़ाएंगे तो आपका इन्वेस्टमेंट उससे कई गुना ज्यादा बढ़ेगा। कितना गुना ज्यादा बढ़ेगा? V टाइम्स ज्यादा। V टाइम्स से तो मल्टीप्लाई हो रहा है तो V टाइम्स ज्यादा बढ़ेगा। इसका मतलब V हमारा क्या है, यानी कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या है हमारा? इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेटर। यही मैग्नीट्यूड है। अगर आपका V ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है इनकम के बढ़ने की वजह से, तो कितना बढ़ रहा है ये आपको V बताएगा। यानी आप ये मान के चलिए कि कहीं पर एक है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो कहीं पर 3 मान कर चलिए आप 3 है, तो कहीं पर अगर 100 आपका बड़ा है आउटपुट, इनकम आपकी बड़ी है, तो 300 टाइम्स आपका वो 300 टाइम्स नहीं, अगर वो 100 है तो 300 आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो इस केस में जो आपका एक्सेलरेटर है वो 3 होगा। ठीक है, तो ये एक बेसिकली फंक्शनल रिलेशनशिप है बिटवीन द इनकम एंड इन्वेस्टमेंट, चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देखिए अगर YT1 से ज्यादा है तो जाहिर है आपका इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव है। अगर आपका ये YT1 से ज्यादा है तो जाहिर है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो आपका इन्वेस्टमेंट है या पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर आपका ये YT1 से कम है तो इसका मतलब डिसइन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट घटा है, जो पहले है उससे भी कम हुआ है। ठीक है, और अगर किसी केस में ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 0 है। वो जितना प्रीवियस था इतना ही अब हुआ, कोई एक्सेलरेशन उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि ये एक्सेलरेटर किस तरीके से काम करता है, वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटर। ओके, तो देखिए अगर वर्किंग ऑफ एक्सेलरेटर की बात करें तो हम पहले ये जान लें कि हमारा जो एक्सेलरेटर है वो प्राइमरीली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला है कैपिटल आउटपुट रेशियो, और दूसरा है, देखिए इसके अंदर मैंने जैसे बताया कि हम थोड़ी सी इनकम या एक्सपेंडिचर के बढ़ने पर हमारे मशीन्स की डिमांड बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की डिमांड बढ़ जाती है, वो ज्यादा तेज बढ़ता है। तो इसका मतलब अगर हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रहे हैं, मशीन्स खरीद रहे हैं हम ज्यादा, तो यहां एक चीज और आ जाती है कि एक मशीन कितने दिन काम कर रही है। यहां पर हम तो मशीन को कई बार गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं जितना हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो यहां ये भी एक फैक्टर है कि मशीन की ड्यूरेबिलिटी कितनी है। तो एक फैक्टर जो एक्सेलरेटर का है वो तो कैपिटल आउटपुट रेशियो, दूसरा जो फैक्टर है वो है ड्यूरेबिलिटी ऑफ द कैपिटल इक्विपमेंट्स। ड्यूरेबिलिटी ऑफ कैपिटल इक्विपमेंट्स मैंने शॉर्ट में लिख दिया है ताकि टाइम ज्यादा लगेगा लिखने में। तो ये 2 फैक्टर हैं जिन पर हमारा एक्सेलरेटर प्राइमरीली डिपेंड करता है। एक्सेलरेटर है क्या बेसिकली? ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो है जो हम कैलकुलेट करके निकालेंगे, वो क्या निकल के आएगा? बेसिकली दिस इज ए numerical value which gives the relationship between the increase in the income to the resulting increase in the demand for the capital goods। यही तो हमारी एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकल कर ये आती है। तो अगर आप मान लीजिए कि एक सपोज कर लीजिए कोई एक इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी में सिर्फ एक्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जा रहा है, कोई प्रोडक्ट ले लीजिए आप, एक्स प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अगर हम ये मान के चलें कि 100 एक्स प्रोडक्ट बनाने हैं और उसको बनाने के लिए हमें एक मशीन चाहिए जो मशीन 300 रुपीस की आ रही है, यानी 100 रुपीस की हमें एक्स प्रोडक्ट बनाना है जो 100 रुपीस में बिके। ठीक है, ये हमारा एक वो है, उसके लिए हमें एक मशीन चाहिए। वो मशीन कितने की आ रही है? 300 रुपीस की। हमने ये एग्जाम्पल लेके चले तो यहां पर है क्या?
ये क्या निकल कर आया? इसका मतलब हमारा यहां पर जो एक्सेलरेटर है वो 3 हो जाएगा, यानी हमारा 100 रुपीस का हमें प्रोडक्ट चाहिए, बढ़ाना है, हमें प्रोड्यूस करना है, उसके लिए 300 की हमें मशीन लगानी पड़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो यहां पर एक्सेलरेटर निकल कर आया वो कितना निकल कर आया? 3। और कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होगा हमारा? कैपिटल आउटपुट रेशियो हो जाएगा हमारा 1:3। इससे ही हम रेशियो निकालेंगे, 100 से 3 टाइम्स बढ़ रहा है, तो 1:3 हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो हो गया। मेरे ख्याल से इस तरह से थोड़ा मुश्किल होगा, मैं टेबल बना लेता हूं, टेबल बनाकर फिर उसको समझाना आसान होगा। तो मैं 1 मिनट में टेबल बनाकर फिर हम शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने टेबल बना ली है, इस टेबल के जरिए समझते हैं कि एक्सेलरेशन किस तरीके से काम करता है। देखने में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना थोड़ी आसान होगी। देखिए इसमें मैंने ईयर लिया है पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में डिमांड या आप कह लीजिए टोटल आउटपुट वाई जिसको हमने लिखा है वो मैंने लिया है कि कितना प्रोडक्ट हमें चाहिए जिसके बढ़ने पर फिर कितना आउटपुट बढ़ेगा। यानी हमने यहाँ पर 500 लिया है तो ये 1500 हमारा मशीन्स यानी हमारा कैपिटल परचेजिंग बढ़ रही है, एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ रहा है। देखिए इसमें मैंने यही लिया है, रिक्वायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल है, ये कितना चाहिए हमें। यहाँ रिप्लेसमेंट कॉस्ट जैसे मैंने बताया था कि हर साल हम एक मशीन चेंज करते हैं, जहां फार्मूले में याद कीजिए मैंने लास्ट में प्लस आर किया था, तो आर क्या है? वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट निकल कर आ गया कि हमारा पिछले साल कितना था, अब कितना हुआ है, दोनों में डिफरेंस कितना है, तो वो नेट हो गया। और उसके इसमें इस टोटल स्टॉक के अंदर जब हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी लगा देंगे तो वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकल कर आएगा। अब देखिए काम किस तरह करता है, क्योंकि हमने 2006 का डेटा नहीं लिया है तो इसके अंदर हम मान के चलें कि हमारा 500 आउटपुट हमें चाहिए था, हमें प्रोड्यूस करना है, जिसके लिए हाँ एक चीज आप यहां पर लीजिए, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट एक्स है वो प्रोडक्ट 100 बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है। टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या 100 रुपीस का प्रोडक्ट आप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, बनाने के लिए हमें एक मशीन की जरूरत पड़ती है एंड द प्राइस ऑफ वन मशीन इज 300 रुपीस। ठीक है, यानी हर 100 यूनिट को बनाने में एक मशीन की जरूरत है और वो एक मशीन 300 रुपीस की आती है। ये क्लियर है? अब देखिए 2007 में हमें रिक्वायर्ड थी, डिमांड थी 500 आउटपुट की, 500 यूनिट की, 500 रुपीस का हमें प्रोडक्शन करना था। अब 500 का मतलब यह है कि हर 100 पर एक मशीन चाहिए, तो 500 पर 5 मशीन्स चाहिए। हर मशीन 300 की है तो 5 इंटू 300 1500। ठीक है, यहां पर एक मशीन हर साल हम रिप्लेस करते हैं, हर साल एक मशीन हम दूसरी लेकर आ जाते हैं, क्योंकि कोई एक मशीन खराब हो जाती है तो हम मानकर चलते हैं कि हर साल हमें एक मशीन रिप्लेस करनी है। क्योंकि हमारे पास पीछे का डेटा नहीं है तो हम मानकर चल रहे हैं कि यहां पर हमारे पास 0 नेट इन्वेस्टमेंट है, और जब नेट इन्वेस्टमेंट 0 है तो 300 सिर्फ हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट हमने लेके चलिए, क्योंकि हमने यहां पर इसके पीछे का डेटा नहीं लिया है, उससे ही तो हम इसको कैलकुलेट करते तो हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट मिलता। डेटा नहीं है तो हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास इस बार सिर्फ 2007 में सिर्फ हमारे पास रिप्लेसमेंट कॉस्ट है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट 300 की है, तो 300 ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। 2008 के अंदर अगेन हमें डिमांड है, हमारा आउटपुट हमें चाहिए 500 आउटपुट के लिए अगेन हमें 5 मशीन्स चाहिए और 300 के हिसाब से 1500 की हो गई। वो मशीन हमारे पास पहले से है, ठीक है, तो इसका मतलब नेट इन्वेस्टमेंट हमारा अभी 0 है। ये 5 मशीन्स हैं, वही 5 मशीन्स काम कर रही है तो 1500, तो नेट इन्वेस्टमेंट हमारे पास कुछ नहीं हुआ है। लेकिन एक मशीन हमने फिर रिप्लेस की है, फिर 2008 में हमने एक मशीन रिप्लेस की है, तो उसका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा आ जाएगा 300। अब आइए 2009 में, यहां आपको चेंज दिखेगा। 2009 में हमारा आउटपुट हमें चाहिए 800 यूनिट और या 800 रुपीस का। इस 800 को बनाने के लिए हमें 8 मशीन्स की जरूरत होगी और 8 मशीन्स पर 300 पर मशीन्स इज इक्वल टू 2400
रुपीस। यानी अब हमारा जो इन्वेस्टमेंट है, डिमांड हमारी बढ़ी 800 की और हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा 2400। यही तो एक्सेलरेट कर रहा है। अब यहां पर देखिए फिर से हमारी एक मशीन रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। यहां पर पहले तो हमारा इन्वेस्टमेंट था 1500, अब 2400 हो गया। ये क्या था हमारा, ये हमारा है KT और ये है हमारा KT-1। ये हमारा YT है और ये YT-1 है। तो अब हम तो यहां पर कैपिटल निकाल रहे हैं ना, तो KT माइनस KT-1 फॉर्मूले में आप याद कीजिए लिखा था हमने KT माइनस KT-1। ये जब हम करेंगे तो ये हमारा निकलकर आ जाएगा नेट इन्वेस्टमेंट, दैट इज 3 मशीन्स 900। या 3 मशीन्स बढ़ गई, या 5 थी या 8 हो गई, 3 मशीन्स बढ़ गई, तो हमारा इन्वेस्टमेंट कितना बढ़ा 900। उसके बाद अब याद कीजिए मैंने I लिखकर उसमें G लगाया था, जिसमें आगे प्लस R किया था। प्लस R वहां क्यों लगाया था, क्योंकि उसके अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड हो गई थी, और जब हम इसके अंदर रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड कर देंगे तो हमारा IG यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 1200 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये जो फॉर्मूले में क्या हो रहा था ये यहां पर थोड़ा सा क्लियर होगा। अब देखिए 2010 में अगेन वो इंक्रीज कर गया 1000 के लिए 10 मशीन चाहिए, 3000 की हो गई, तो यहां 24 था, 3000 माइनस 24 600 हो गया, 600 प्लस 300 900 हमारा हो गया, क्योंकि फिर ये हमारी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है। अब मान लीजिए यही रहा, अगले साल फिर इतना ही चाहिए 11 के अंदर, 2011 के अंदर 1000 ही है, 3000 ही। यहां पर 0 मशीन्स हैं हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहां पर हमारी 10 मशीन पहले थी और 10 ही अब है, कोई चेंज नहीं है। जब कोई चेंज नहीं है तो सिर्फ रिप्लेसमेंट कॉस्ट एज ए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। अब देखिए 2012 में हमारी डिमांड घट गई, अब हमारी इनकम लोगों की घट गई, डिमांड घट गई, तो आउटपुट घट गया। जब आउटपुट घटा तो क्या हो गया, यहां पर हमारी अब 8 में हमें 8 मशीन्स चाहिए यानी 2400 की। अब क्या होगा, अब हमारी ये वैल्यू माइनस में चली जाएगी, क्योंकि हमारी अब ये प्लस में आ गई। यहां मैंने उसमें पहले बताया था ना कि अगर आपका KT ग्रेटर देन है KT-1 से तो पॉजिटिव है, और अगर KT-1 आपका ग्रेटर है KT से तो डिसइन्वेस्टमेंट है। तो यहां तो डिसइन्वेस्टमेंट हो गया ना, यानी 6 मशीन्स आपकी डिसइन्वेस्टमेंट होगी, तो ये तो मशीन वैसे ही नहीं आएंगी टोटल उसके ग्रॉस इन्वेस्टमेंट के अंदर। सिर्फ जो हमारी एक मशीन उसके बावजूद भी हमें चेंज करनी पड़ी है, उस मशीन का हमारा और लॉस है, क्योंकि वो एक तो हमारा यहां पर, फिर हमारा यहां पर एक लॉस है। यहां पर हम सिर्फ -300 लिखेंगे। इस तरीके से आप देखिए, जहां पर यहां देखिए आपका ये चेंज हो रहा है, उस हिसाब से स्टॉक आपका किस लेवल पर चेंज हो रहा है। इसी तरीके से ये एक्सेलरेटर काम करता है। ठीक है, तो ये थ्योरी है जिस तरीके से एक्सेलरेटर काम करता है। अब इसमें कुछ अजम्पशंस भी हैं, उनको हम थोड़ा सा मैं ऐसे ही डिस्कस किया लेता हूं। देखिए इसमें कुछ अजम्पशंस हैं। कह लीजिए कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में ये एक्सेलरेटर काम करता है। उसके अंदर सबसे पहली कंडीशन या अजम्पशन इसका ये है कि कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है। मैंने कहा था ना V जो कैपिटल आउटपुट रेशियो था फॉर्मूले में, वो कांस्टेंट है। हमारे इस थ्योरी के अंदर कैपिटल आउटपुट रेशियो चेंज नहीं होगा। सेकेंडली, जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो आसानी से मिल जाती हैं। रिसोर्सेज हैव ईज ऑफ एक्सेस। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसके लिए हमें बहुत हंटिंग नहीं करनी पड़ती, इजीली अवेलेबल है। एक कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन है कि डिमांड ऑफ कंज्यूमर गुड्स कंटिन्यू टू राइज। जो हमारी कंज्यूमर गुड्स की डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। अगर हम मान के चले कि डिमांड कभी नहीं बढ़ रही, अगर डिमांड नहीं बढ़ेगी तो फिर एक्सेलरेटर काम करेगा ही नहीं। एक्सेलरेटर तो जब ही निकल कर आएगा जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो उससे कहीं ज्यादा
एक्सपेंडिचर बढ़ेगा कैपिटल गुड्स पे, यही एक्सेलेरेटर निकल कर आ जाता है हमारा। ठीक है, चौथी चीज है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो इफिशिएंटली यूटिलाइज हो रहे हैं, यानी हमारे पास आइडियल रिसोर्सेज नहीं है, जो भी है रिसोर्सेज उसको हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इफिशिएंटली, यानी बेस्ट वे में हम उनको यूज कर रहे हैं। इससे कोई अच्छा इफिशिएंट वे नहीं हो सकता था इन रिसोर्सेज को यूज करने का। पांचवी चीज, जो हमारी फाइनल आउटपुट में चेंज है वो इमीडिएटली इफेक्ट करता है इंक्रीज इन नेट इन्वेस्टमेंट, यानी टाइम लैग नहीं, हम लेके चलें कि साहब हमारी इनकम या एक्सपेंडिचर अभी बढ़ा है उसके बाद अगले साल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नहीं, हम इसमें मान के चलते हैं कि ये जो फंक्शनल रिलेशनशिप है ये दोनों इमीडिएट है। ठीक है, जैसे ही वहां पर इनकम या एक्सपेंडिचर बढ़ा उसी टाइम में कैपिटल का एक्सपेंडिचर भी फौरन बढ़ जाएगा। और आखिरी बात इसमें यह है कि जो हमारा क्रेडिट कह लीजिए या कैपिटल कह लीजिए, मतलब कैपिटल अवेलेबिलिटी या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी हमारे पास बहुत ही अबेंडेंस है, यानी अगर हमें क्रेडिट चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए काम करने के लिए तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज अबेंडेंस है। क्योंकि अगर ये अबेंडेंस नहीं होंगी, अवेलेबल टाइम पे नहीं होंगी तो हम कैपिटल नहीं बढ़ा सकते, और जब हम कैपिटल बढ़ा ही नहीं पाएंगे, मशीन खरीद ही नहीं पाएंगे तो हम एक्सेलरेटर कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन है जिसमें ये एक्सेलरेटर काम करता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में एडवाइस दीजिए। थोड़ी सी समझने में मुश्किल है ये, लेकिन आप इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ा सा जब किसी किताब से आइडिया लेंगे तो चीज जल्दी समझ में आ जाएगी। हो सकता है इस वीडियो से को देखने के बाद चीज पूरी तरह से क्लियर ना हो, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन है इसमें, मैं मानता हूं। तो प्लीज आप थोड़ा सा इस वीडियो को भी देखिए और किसी किताब से भी थोड़ी मदद लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।